नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद मित्रों। मैं दीपक सिकवाल एक बार फिर से चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से आपके और आपके परिजनों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और मित्रों, अब मैं आता हूं अपने अध्याय पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम समास अध्याय पर चर्चा पिछले वीडियो में कर रहे थे। पिछले वीडियो तक हमने द्वंद्व समास पर चर्चा कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने द्विगु समास पर चर्चा की थी। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं द्वंद्व समास पर, जो कि समास का पांचवा भेद हो जाता है। यह समास का नाम हो जाता है द्वंद्व समास। मित्रों, इसी द्वंद्व समास के टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें और आपका और हमारा जो संबंध है वो इसी प्रकार से चलता रहे और आपका शिक्षण भी सुगम बना रहे। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मित्रों, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके कई प्रकार की आने वाली जो परीक्षाएं हैं, केंद्र और राज्य स्तरीय, उन सभी परीक्षाओं में ये कंटेंट्स आपकी बहुत ही मदद करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं द्वंद्व समास के बारे में। तो इसकी परिभाषा हो जाती है, जैसा कि सामान्य रूप से आप जानते हैं कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसी के आधार पर हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, जहाँ दोनों पद प्रधान हो तथा उनके मध्य प्रयुक्त और तथा व एवं और तथा व एवं आदि इत्यादि या अथवा इन सभी अव्यय पदों का लोप हो, वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। अब मित्रों, सामान्यतः यदि हम किताबों की बात करें तो सामान्य पुस्तकों में केवल इतना मिलता है जहां दोनों पद प्रधान हो और दो पदों के मध्य आए हुए और का लोप हो। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे सवाल केवल एक और शब्द से सॉल्व नहीं होंगे। द्वंद्व समास के भी कई भेद उपभेद होते हैं और जब हम उन भेदों उपभेदों की बात करते हैं तो उन भेदों उपभेदों के साथ में कई प्रकार के से और भी शब्द होते हैं जो कि शब्दों के बीच में प्रयुक्त होते रहते हैं और हटते रहते हैं, वो लुप्त होते रहते हैं। तो इसलिए जो मैंने शब्द लिखे हैं, ये सभी के सभी शब्द आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और तथा व एवं आदि इत्यादि या से लगाकर अथवा तक ये जितने भी शब्द हैं, ये सभी के सभी शब्दों जो अव्यय हैं, इन सब का संबंध केवल और केवल द्वंद्व समास के साथ है। और अब हम बात करते हैं इसके बाद में आगे। तो मित्रों, आगे हम द्वंद्व समास के उदाहरण जो हैं, इनके कुछ वर्गीकरण है, उन वर्गीकरणों में उन सारे उदाहरणों को हम बांट करके पढ़ते हैं ताकि हमारा शिक्षण बहुत उत्तम तरीके से हो और प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप हो। आधी अधूरी पढ़ाई और आधी अधूरी तैयारी आपके सपनों को मिट्टी में मिला सकती है। मित्रों, कभी भी भाषा के विषय में, सीखने के विषय में किसी शॉर्ट ट्रिक के पीछे बिल्कुल ना भागें। शॉर्ट ट्रिक में केवल गिने चुने सीमित उदाहरण सोल्व हो पाते हैं और भाषा सीमित उदाहरणों पर नहीं चलती है। प्रतियोगी परीक्षाएं सीमित उदाहरणों से सफल नहीं होती है। इसलिए बता रहा हूं आपको, आप जो पढ़ें विस्तार से पढ़ें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को पढ़ें। यदि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया है तो हज़ारों उदाहरण आप खुद सॉल्व कर लेंगे और हज़ारों उदाहरण आप खुद बना भी लेंगे। तो मित्रों, हम बात करते हैं सबसे पहले द्वंद्व समास की। सामान्यतः द्वंद्व समास के जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैं उन भेदों के आपको नाम लिखवा देता हूँ। तो द्वंद्व समास के जो भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम भेद का नाम लिख लेते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा जो इसका भेद है वो भेद हो जाता है समाहार द्वंद्व समास। इसके बाद में इसका एक और जो भेद हो जाता है, तीसरा भेद हो जाता है विकल्प द्वंद्व समास। तीसरा कौन सा हो जाता है?
विकल्प द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से ये 3 मुख्य भेद हो जाते हैं द्वंद्व समास के। कितने मुख्य भेद हो जाते हैं? ये 3 मुख्य भेद हो जाते हैं, इतरेतर, समाहार और विकल्प, ये 3 भेद हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि द्वंद्व समास में क्या आते हैं। शब्द हमेशा युग्म के रूप में यानी जोड़े के रूप में आते हैं। सभी शब्द किस रूप में आते हैं? जोड़े के रूप में आते हैं, और जोड़ा 2 शब्दों का होता है। अब वो शब्द किस किस प्रकार के होते हैं, किस किस कैटेगरी के या युग्म के रूप में यदि हम बात करें तो किस प्रकार के युग्म शब्द या शब्द युग्म होते हैं जो कि द्वंद्व समास के अंतर्गत आ सकते हैं। तो उसके लिए मित्रों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो जोड़े आएंगे शब्दों के वो सभी के सभी क्या आ जाते हैं? सभी शब्द लिख लेते हैं। लिंग बोधक शब्द, सभी लिंग बोधक शब्द यानी प्राणियों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध करवाने वाले जितने भी शब्द हैं वो सभी के सभी शब्द द्वंद्व समास के उदाहरण ज़रूर बनाते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें तो अगला जो भेद हो जाता है वो हो जाता है संबंध बोधक शब्द। किस प्रकार के शब्द? सभी संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द से तात्पर्य व्यक्तिगत संबंधों का है, यानी व्यक्तिगत संबंधों को दर्शाने वाले जितने भी शब्द हैं वो सभी शब्द युग्म भी द्वंद्व समास के ही उदाहरण बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद में अगर हम एक और भेद की बात करें तो एक और भेद इसका बन जाता है, और वो कौन सा हो जाता है? सभी वर्ग बोधक शब्द। सभी वर्ग बोधक शब्द यानी वर्गों का, यानी ऐसे शब्द जिस एक शब्द से ही संपूर्ण प्रजाति का बोध हो जाए, और ऐसे ही वर्ग बोधक 2 शब्द आ जाते हैं तो उनका भी युग्म बन जाता है। और ये सारे के सारे जो वर्ग बोधक शब्द युग्म होते हैं ये भी सारे द्वंद्व समास के ही उदाहरण बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी एक और शेष जो भेद है इसका साथ में और रह जाता है, हम उसको भी एक बार यहाँ लिख लेते हैं और उसके बाद में इन सब पर हम चर्चा भी करेंगे। अगला जो हो जाता है वो हो जाता है विलोम शब्द। सभी विलोम शब्द यानी जितने भी विलोम शब्द होते हैं उन सभी विलोम शब्दों में भी द्वंद्व समास ही होता है। जितने भी विलोम शब्द के उदाहरण हैं उन सभी विलोम शब्दों में समास कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। और इसके अलावा यदि मैं एक और भेद की बात करूं तो एक और इसका भेद जो शेष रह जाता है उसको भी हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि किसी प्रकार की जो समस्या है उसके बाद में आपके सामने नहीं आए। और वो मैं यहाँ पर भेद एक और आपको नोटिस करवा देता हूँ, स्वतंत्र संज्ञा युग्म। स्वतंत्र संज्ञा युग्म। स्वतंत्र संज्ञा युग्म से तात्पर्य है कि जो शब्द इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आता है, यानी कि 2 शब्द साथ साथ तो आ गए लेकिन वो शब्द ना तो एक दूसरे से लिंग भेद का संबंध रखते हैं, ना ही संबंध भेद का संबंध रखते हैं, ना ही वर्ग बोध का संबंध रखते हैं, और ना ही वो एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हैं, मगर फिर भी 2 शब्द साथ आए हुए हैं। तो इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र संज्ञा युग्म कहलाते हैं। अब इनमें से यदि हम बात करें कि किस किस प्रकार के शब्द किस किस भेद में आएंगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा समझने में अब आसानी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा वर्ग बोधक शब्दों, इन शुरुआती 3 भेदों के बारे में। तो स्वतंत्र संज्ञा युग्म, लिंग बोधक शब्द और संबंध बोधक शब्द, इसके द्वारा जितने भी उदाहरण बनेंगे वो सभी के सभी उदाहरण किसके होंगे? इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। किसके उदाहरण होंगे? इतरेतर। यानी इतरेतर द्वंद्व समास में स्वतंत्र रूप से बनने वाले जो संज्ञा शब्द हैं वो भी कोई 2 संज्ञाएं स्वतंत्र रूप से साथ साथ में आ सकती है, निश्चित रूप से इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण बनेगा। आगे इनके लक्षण क्या होने चाहिए शब्दों के, वो हम इनकी परिभाषाओं में आगे चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं वर्ग बोधक शब्द। तो वर्ग का संबंध समुदाय से होता है और सभी के सभी वर्ग बोधक शब्द किसमें आ जाते हैं? समाहार द्वंद्व समास में आ जाते हैं। और विलोम शब्द हमेशा एक दूसरे के विकल्प में आते हैं। तो विकल्प वाले जो ये विलोम शब्द हैं ये किस में आ जाते हैं?
विकल्प द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इन वर्गों को हम इस प्रकार से भेदों में विभाजित कर लेते हैं। और अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत। वापस आपको बतला दूं एक बार कि इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत आने वाले शब्द संबंध बोधक होंगे, लिंग बोधक होंगे, और इनके अलावा स्वतंत्र रूप से कोई भी दो शब्द साथ में आ जाते हैं। उन शब्दों की विशेषता क्या होनी चाहिए, ये हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। जो पहला भेद है वो हमारा हो जाता है इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा समास? इतरेतर द्वंद्व समास। अब इतरेतर द्वंद्व समास की परिभाषा क्या हो जाती है? तो मित्रों, इसकी परिभाषा किताबों में आपको जो भी मिलती हो, जैसे भी मिलती हो, लेकिन मैंने अपने अनुभव से जो परिभाषा बनाई है वो आपकी कई समस्याओं को सुलझा देने वाली है। अच्छी तरह से आप इस परिभाषा को पढ़िएगा। परिभाषा इतरेतर द्वंद्व समास की कुछ इस प्रकार से बन जाती है कि जहां दोनों पद प्रधान हो, जहां दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद प्रधान होना द्वंद्व समास का सामान्य लक्षण है, इसमें कोई नई बात नहीं है। निश्चित रूप से सामान्य विद्यार्थी भी इससे परिचित होगा। तो जहां दोनों पद प्रधान हो, स्वतंत्र अर्थ हो, स्वतंत्र अर्थ हो, यानी दोनों शब्दों का अपना स्वतंत्र अर्थ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दोनों में से किसी एक शब्द को हटा दें तो दूसरा शब्द अपना अर्थ बोध ही नहीं करवा पाए, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो दोनों पदों का स्वतंत्र अर्थ हो, समान वचन हो। अगर पहला शब्द एक वचन का होगा तो दूसरा शब्द भी एक वचन का होगा, पहला बहुवचन का होगा तो दूसरा भी बहुवचन का होगा। हम बात कर रहे हैं इतरेतर द्वंद्व समास की, तो यहाँ दोनों पद एक वचन के ही होंगे। पहला पद भी एक वचन का होगा, दूसरा पद भी एक वचन का होगा। तो दोनों पदों में वचनों की भी क्या होगी? समानता होगी। और इसके बाद में वचन समान हो तथा सह अस्तित्व भी हो। क्या हो? सह अस्तित्व। सह अस्तित्व से तात्पर्य यह है कि दोनों शब्द एक साथ एक समय में प्रयुक्त किए जाएं, या दोनों शब्दों के अंतर्गत जिन संज्ञाओं का बोध करवाया गया है वो दोनों संज्ञाएं एक समय में एक साथ प्रस्तुत की जा सके। तो ये होता है उनमें सह अस्तित्व का संबंध। तो दोनों पदों में क्या होना चाहिए? सह अस्तित्व भी हो। वहाँ समास कौन सा होता है? वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? इतरेतर द्वंद्व समास होता है। तो इस प्रकार से ये इतरेतर द्वंद्व समास की एक व्यवस्थित परिभाषा हो जाती है। इसके जो उदाहरण बनते हैं, उन उदाहरणों से जिस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं, उन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की परिभाषा निर्धारित की गई है। मित्रों, आगे हम बात करते हैं इनके उदाहरणों की। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि इसके अंतर्गत आने वाले शब्द संबंध बोधक होंगे, लिंग बोधक होंगे और स्वतंत्र संज्ञा युग्म होंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं संबंध बोधक शब्दों की, कि संबंध बोधक शब्द यहाँ पर किस प्रकार से आ सकते हैं। हमने यहाँ सबसे पहले लिख लिया संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द, तो ये शब्द हमने यहाँ पर लिख दिया है। और अब इसमें होना क्या चाहिए? व्यक्तिगत संबंधों का बोध करवाने वाले शब्द यहाँ पर आने चाहिए। और व्यक्तिगत संबंधों का बोध करवाने वाले शब्द कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है माता पिता, और यहाँ पर जैसे शब्द लिख दिया है मैंने जीजा साली, भाई बहन, गुरु शिष्य। तो इस प्रकार से कुछ शब्द हमने यहाँ पर रख दिए हैं। ऐसे ही जितने भी संबंध बोधक शब्द होते हैं, आप किसी भी संबंध का बोध करवाने वाले दो शब्दों को साथ रख करके कितने भी उदाहरण बना सकते हैं। समझने के लिए इतने उदाहरण पर्याप्त मानता हूँ मित्रों। बाकी उदाहरण भी इसी तरह से सोल्व होंगे। जब हम शब्दों का समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करने पर इन सभी शब्दों में बीच में और, तथा, व, एवं, इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग
किया जा सकता है, और तथा वह एवं इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। और ऐसा ही इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए आप इन सब का समास विग्रह कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप जो करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। अब समास विग्रह क्या हो जाएगा? माता पिता का समास विग्रह हो जाएगा माता और पिता। माता व पिता भी लिख दो, माता एवं पिता लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन अव्यय शब्दों से। ये सारे के सारे जो है समानार्थी अव्यय हैं। उसके बाद में जीजा साली है तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? जीजा और साली। पति पत्नी हो जाता है, पति और पत्नी हो जाता है। पिता पुत्र हो जाता है तो पिता और पुत्र। दादा पोता हो जाता है तो दादा और पोता हो जाता है। भाई बहन है तो क्या हो जाएगा? भाई और बहन। तो मित्रों भाई भाभी भी हो सकता है, तो इस प्रकार से बहन बहनोई भी हो सकता है। तो सभी शब्दों का समास विग्रह इसी के अंतर्गत हो जाएगा। गुरु शिष्य का क्या हो जाएगा? गुरु और शिष्य। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर हमने जो शब्द रखे हैं उन सभी शब्दों में क्या है? व्यक्तिगत संबंध है। तो संबंध का बोध करवाने वाले जो इस प्रकार के शब्द होते हैं ये सभी ये जितने भी शब्द हैं ये सभी इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं तो दूसरा जो इसका भेद बताया गया है वो मैंने आपको बताया है लिंग बोधक शब्द। किस प्रकार के शब्द? लिंग बोधक शब्द। अगला स्टार आप लगा लीजिए एक और इसमें लिख लीजिएगा लिंग बोधक शब्द। तो लिंग बोधक शब्द से तात्पर्य क्या होता है? लिंग बोधक शब्द से यहाँ तात्पर्य हो जाता है प्राणियों में या संज्ञाओं में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध करवाने वाले शब्द, जिनमें से एक शब्द स्त्रीलिंग का होना जरूरी है, एक शब्द पुल्लिंग का बोध करवाने वाला होना जरूरी है। कोई भी शब्द पहले बाद में हो सकता है, इसका यहाँ पर कोई मैटर नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लिंग बोधक शब्दों की। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है लड़का लड़की, लड़का लड़की। तो यहाँ पर इन शब्दों में लिंग का बोध हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया गाय बैल, गाय बैल। जैसे शब्द यहाँ पर लिख दिया नर नारी, या शब्द लिख दिया स्त्री पुरुष, या शब्द बकरा बकरी। तो इस प्रकार से शब्द बनाए, घोड़ा घोड़ी, इस प्रकार से शब्द लिख दिए। तो आप देखते हैं कि ये सभी के सभी शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध करवाने वाले शब्द हैं। और इस प्रकार के सभी शब्दों में भी समास कौन सा हो जाता है? इस प्रकार के शब्दों में भी समास हो जाता है इतरेतर द्वंद्व समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है? इतरेतर द्वंद्व समास। तो इस प्रकार जब आप लड़का लड़की का समास विग्रह करेंगे तो इनका समास विग्रह क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी और तथा व एवं में से कुछ भी लगाया जा सकता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है लड़का और लड़की। इसी प्रकार से गाय बैल का समास विग्रह क्या हो जाएगा? गाय और बैल। इसी प्रकार से नर नारी का समास विग्रह क्या हो जाएगा? नर और नारी। इसी प्रकार से शब्द लिखा हुआ स्त्री पुरुष, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? स्त्री और पुरुष। तो ये इस प्रकार से इनके समास विग्रह हो जाते हैं। ये सभी शब्द लिंग बोधक हैं और इन शब्दों में भी समास कौन सा होगा? इतरेतर द्वंद्व समास ही होगा। आगे हम बात करें से लिंग का बोध करवाने वाले कितने भी शब्दों को आप किसी भी संख्या तक लिख सकते हैं मित्रों। इन सब का समास विग्रह इसी प्रकार से करना है। हम बात करते हैं, हाँ आप पति पत्नी बोल रहे हो, बेटा पति पत्नी जो शब्द है लिंग बोधक नहीं है, वो संबंध बोधक है। स्त्री और पुरुष का जब व्यक्तिगत एक सामाजिक संबंध हो जाता है तो पति पत्नी एक संबंधवाचक शब्द बन जाता है। वो शब्द यहाँ पर लिंग बोधक शब्द बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। वो संबंध बोधक वर्ग के अंतर्गत आएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मैंने आपको एक और जो भेद बताया है, और वो भेद मैंने आपको क्या बताया है? स्वतंत्र संज्ञा युग्म। स्वतंत्र संज्ञा युग्म।
स्वतंत्र रूप से कोई भी दो संज्ञाएं साथ साथ में आ सकती है, जिन संज्ञाओं में ना तो कोई लिंग भेद है, ना कोई वर्ग भेद है, ना कोई संबंध भेद है, ना वो शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, मगर फिर भी दो शब्द एक साथ साथ हैं, तो ऐसे शब्द भी इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत आ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है, जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है गाय भैंस। अब यहां पर आप देखिए गाय भैंस, ये ना तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में से कोई संज्ञा है, ना इनके बीच में किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत संबंध है, और ना ही ये कोई वर्ग बोधक शब्द हैं। स्वतंत्र रूप से आई हुई दो संज्ञाएं हैं, और जब इन शब्दों का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गाय और भैंस। गाय बकरी लिखा जा सकता है, गाय भेड़ लिखा जा सकता है, तो किसी भी प्रकार की दो संज्ञाएं साथ में रख दीजिएगा, शब्द क्या बन जाएगा, गाय भैंस का समास विग्रह क्या हो जाएगा, गाय और भैंस। क्या हो जाएगा, गाय और भैंस। ये इस प्रकार से इसका समास विग्रह हो जाएगा। यहाँ पर भी हम इन शब्दों के बीच में और, तथा, व, एवं इसी प्रकार के शब्दों का योग करेंगे, इसी प्रकार के शब्दों को जोड़ेंगे। शब्द और भी यहाँ पर लिखे जा सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया भेड़ बकरी, जैसे शब्द लिख दिया घोड़ा गधा, जैसे मैंने शब्द लिख दिया नीम खेजड़ी, नीम खेजड़ी। तो इस प्रकार से शब्द लिख दिया आलू प्याज। बिल्कुल सही बात है बेटा, आलू प्याज की भाजी तो मियाँ बीबी राजी, बोलो क्या करेगा काजी। तो इस प्रकार से उदाहरण जो हैं वो बन जाते हैं। स्वतंत्र रूप से ऐसे कितने भी शब्द आ सकते हैं। मैंने लिख दिया गुलाब। अब गुलाब के आगे चमेली लिखो, चाहे केवड़ा लिखो, चाहे कमल लिखो, कोई भी दो फूलों के नाम साथ में रख दो। तो इस प्रकार से आए हुए ये सभी के सभी शब्द स्वतंत्र रूप से हैं। स्वतंत्र रूप से कोई भी संज्ञा किसी के आगे आ सकती है, किसी के पीछे आ सकती है, कोई बंदिश, कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है। जब हम इन शब्दों का समास विग्रह करेंगे तो भेड़ बकरी का क्या हो जाएगा, भेड़ और बकरी। इसी प्रकार से घोड़ा गधा का क्या हो जाएगा, घोड़ा और गधा। इसी प्रकार से नीम खिचड़ी का क्या हो जाएगा, नीम और खेजड़ी। इसी प्रकार से आप देखिए आलू प्याज, ये प्यास हो गया भाई, ये प्यास है, बड़ी प्यास नहीं है, ये यहाँ पर है प्याज। क्या है, प्याज। बिल्कुल आप इस प्यास को बुझा लीजिए और इस प्याज को किस में बदल लीजिएगा, प्याज में बदल दीजिएगा। ये आलू प्याज है भाई, है ना। चलिए, तो आलू प्याज का क्या हो जाएगा, आलू प्याज का हो जाएगा आलू और प्याज। और इस प्रकार से यहाँ पर शब्द गुलाब कमल लिखा हुआ है, तो इसका भी समास विग्रह क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा गुलाब और कमल। तो इस प्रकार से मित्रों हमने इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत जो आने वाले उदाहरण हैं, इन उदाहरणों का हमने समास विग्रह किया है। आगे हम बात करने जा रहे हैं समाहार द्वंद्व समास की। तो इतरेतर द्वंद्व समास की परिभाषा को एक बार आप वापस देख लीजिएगा, ताकि आपको समाहार द्वंद्व को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, ये विशेषता समाहार में भी होगी। दोनों पदों का स्वतंत्र अर्थ होता है, ये विशेषता भी समाहार की होगी। दोनों पदों में सह अस्तित्व भी होता है, ये विशेषता भी समाहार में होगी। बस एक अलग होगा, तो ये होगा केवल और केवल वचन, क्योंकि समस्त पद से समास विग्रह करने पर शब्दों में वचन की समानता रहे, ये कोई अनिवार्य नहीं है। किसमें, समाहार द्वंद्व समास में। पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं दूसरा भेद, ख समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। अब समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत आने वाले उदाहरण किस किस प्रकार के होंगे, आप इन उदाहरणों को भी देखिए और विस्तार से देखिए। सबसे पहले इसकी परिभाषा को जरूर देखिएगा। परिभाषा इसकी कहती है कि जहां दोनों पद प्रधान हो, स्वतंत्र अर्थ हो
सह अस्तित्व भी हो, सह अस्तित्व भी हो, किंतु विग्रह करने पर, विग्रह करने पर शब्दों में वचन भिन्नता हो, वहाँ कौन सा समास होता है? समाहार द्वंद्व समास होता है। वहाँ कौन सा समास होता है? समाहार द्वंद्व समास होता है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर नोट बना करके उस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, जो पॉइंट मैंने आपको पहले समझाया था कि सभी वर्ग बोधक शब्दों में कौन सा समास होता है? समाहार द्वंद्व समास होता है। आप नोट को यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। सभी वर्ग बोधक शब्दों में, सभी वर्ग बोधक शब्दों में कौन सा समास होता है? समाहार द्वंद्व समास होता है। समाहार द्वंद्व समास होता है। तो इस प्रकार से तो ये समाहार द्वंद्व समास की एक परिभाषा हो जाती है, और इसके अंतर्गत आने वाले शब्द जितने भी होंगे वो सभी के सभी शब्द किस प्रकार के होंगे? वो सभी के सभी शब्द वर्ग बोधक होंगे, यानी कि किसी न किसी वर्ग से जुड़े हुए होंगे, वर्ग का बोध करवाने वाले होंगे। वर्ग के बोध से तात्पर्य ऐसे शब्दों से होते हैं जो शब्द किसी एक प्राणी या किसी एक वस्तु का बोध न करवा करके अपने अंतर्गत एक बहुत बड़ी संख्या में या उसी के समान बहुत सी प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों का बोध करवाने वाले शब्द होते हैं। तो ऐसे शब्दों से बने जो शब्द होते हैं किस किस प्रकार से होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो वर्ग बोधक तो नहीं होंगे लेकिन फिर भी वो समाहार द्वंद्व समास में कैसे आ जाते हैं। तो यहाँ हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। हमने यहाँ पर जैसे शब्द लिख दिया है पशु पक्षी, और जैसे मैंने शब्द यहाँ पर लिख दिया है कीट पतंग, पादप सरीसृप, वृक्ष वल्लरी, फल फूल, तो इस प्रकार के हमने यहाँ पर एक कुछ शब्द लिखे हैं। पहले इन शब्दों का हम समास विग्रह करते हैं। समास विग्रह करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो शब्द है इनका समास विग्रह दो तरीकों से होगा। दो तरीकों से हम इनका समास विग्रह कर सकते हैं, जिसमें पहला तरीका तो ये होता है कि इन्हीं शब्दों के आगे हम आवश्यकता अनुसार आदि या इत्यादि शब्द का प्रयोग, दोनों में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। पहला तरीका इसका क्या हो जाता है? जैसे पशु पक्षी का हमें समास विग्रह करना है तो इसका समास विग्रह का सामान्य तरीका क्या हो जाता है? तो इसका सामान्य जो तरीका है वो कुछ ऐसा हो जाता है। जैसे पशु पक्षी का समास विग्रह करना है तो क्या हो जाएगा? पशु पक्षी। अब यहाँ पर ज़रूरत के अनुसार आप चाहो तो आदि लगा लो, आप चाहो तो इत्यादि लगा लो, दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो पशु पक्षी आदि या पशु पक्षी इत्यादि ये क्या हो जाता है? इसका समास विग्रह हो जाता है। दूसरा तरीका इसका ये हो जाता है जहाँ पर इन दोनों शब्दों के साथ में समाहार पद को भी जोड़ा जाता है। तो इसी का जो दूसरा तरीका है वो तरीका कुछ ऐसे हो जाएगा। अब आप देखिए, जहाँ तक मैंने बात की थी कि वचन असमान होगा, तो वचन असमान इसी दूसरे तरीके में आपको झलकेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि पशु किसी एक जानवर का नाम पशु नहीं है। पशु शब्द कहने से उसके अंतर्गत पालतू और फालतू, यानी कहने का मतलब जो पालतू पशु जो हम घरों में पालते हैं, जो सामाजिक परिवेश में रहने के योग्य पशु होते हैं, और दूसरे पशु जो जंगली पशु होते हैं, हिंसक पशु होते हैं, तो सभी पशुओं का बोध हो जाता है। अब इसमें गाय भैंस भेड़ बकरी भी शामिल हैं, इसमें शेर वगैरह भालू लोमड़ी भी शामिल हैं, तो इसमें हिरण नीलगाय हाथी जैसे जो अन्य शाकाहारी जानवर हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। तो सभी पशुओं का इसमें बोध हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ जब हम समास विग्रह करेंगे तो पशु शब्द का हम बहुवचन में प्रयोग कर लेंगे, पशुओं तथा। अब पक्षी भी किसी एक का नाम नहीं है, उड़ने वाले जितने भी अंडज हैं वो सभी के सभी क्या हैं?
पक्षी हैं, इन सभी को हम पक्षी कहते हैं सामान्यतः। तो पशुओं और बहुवचन में हम पक्षी को भी बहुवचन में लिख लेंगे, पक्षियों, और आगे लगा देंगे का समाहार। आगे हम क्या लगा देंगे? का समाहार। तो इस प्रकार से पशु पक्षी का समास विग्रह दो प्रकार से हमने किया है, पशु पक्षी आदि या पशु पक्षी इत्यादि, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और दूसरे तरीके के अनुसार यदि हम बात करें तो पशुओं और पक्षियों का समाहार, इस प्रकार से भी हम इन शब्दों का समास विग्रह कर सकते हैं। इसी प्रकार से शब्द कीट पतंग लिखा है, आप कीट पतंग आदि या कीट पतंग इत्यादि भी लिख सकते हैं, या कीटों और पतंगों का समाहार, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से पादप सरीसृप लिखा है, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? पादपों और सरीसृपों का समाहार, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार वृक्ष वल्लरी, तो वृक्ष का मतलब क्या होता है? पेड़, और वल्लरी का मतलब क्या होता है? बेल होता है। तो आप समास विग्रह लिख सकते हैं, वृक्षों और वल्लरी के स्थान पर लता शब्द का प्रयोग करते हुए लताओं भी लिख सकते हो, तो वृक्षों और लताओं का या बेलों का समाहार। तो इस प्रकार से आप इनका समास विग्रह कर सकते हो। इसी प्रकार से जो फल फूल है इसका भी समास विग्रह कर सकते हो, फलों और फूलों का समाहार, या फिर इन सभी के साथ में आप आदि या इत्यादि भी लगा सकते हैं। अब मैं कुछ अलग वैरायटी के और उदाहरणों की बात करता हूं, जिसमें सामान्यतः वर्ग बोधक शब्द नहीं है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सामान्यतः अकेले का बोध नहीं करवाते हैं या वो अकेले नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों में हम बात करते हैं, जैसे कि हड्डी पसली, इसी प्रकार से हाथ पैर, यह शब्द आ गया हाथ मुंह, आंख कान, या जैसे शब्द आ गया दाल रोटी। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं ये सभी शब्द किस में आते हैं? इतरेतर समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। अब हड्डी पसली तोड़ दूं, अगर कोई इस प्रकार की धमकी देता है, सामान्यतः किसी वाक्य में अगर हम बात करें तो तोड़नी नहीं है, किसी के ना किसी को ऐसे कटु वाक्य बोलने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें, हमारी सामाजिक मर्यादाएं ऐसी नहीं होती है। हम एक उदाहरण के तौर पर बात कर रहे हैं हड्डी पसली, तो इसमें केवल एक हड्डी या केवल एक पसली का बोध नहीं होता है, शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं उन सब का बोध एक हड्डी के द्वारा हो जाता है, पसली के द्वारा भी जितनी भी पसलियां होती हैं उन सब का बोध हो जाता है। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाता है? हड्डियों और पसलियों का समाहार। क्या हो जाता है? हड्डियों और पसलियों का, हड्डियों और पसलियों का समाहार, तो ये इसका समास विग्रह हो जाता है। इसी प्रकार शब्द हाथ पैर लिखा है, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? हाथों और पैरों का समाहार। इसी प्रकार हाथ मुंह अगर लिख दिया है तो हाथ मुंह का समास विग्रह क्या हो जाएगा? मुंह में ऊ की मात्रा जो बड़ी लग गई उसको आप लगा लें, मुंह में मात्रा छोटी होती है, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा हाथों और मुंह का समाहार। ध्यान ये रखना है कि कम से कम एक पद का वचन परिवर्तन होना जरूरी है। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? अगर हाथ दो है तो हम हाथ को बहुवचन में लिख लेंगे, क्योंकि हिंदी में द्विवचन की परंपरा नहीं है, दो हाथ नहीं लिख सकते। हाथ का सीधा बहुवचन क्या हो जाएगा? हाथों। और अब देखिए हाथ तो दो है इसलिए हमने बहुवचन में लिखा, लेकिन मुंह दो नहीं है, मुंह एक है, तो ये संज्ञा एक में ही रहेगी। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? हाथों और मुंह का समाहार। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार आँखों और कानों का समाहार। यदि नाक कान होता तो नाक एक ही होता है, तो हम समास विग्रह करते हैं नाक और कानों का समाहार कुछ इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? आँखों और कानों का समाहार। और इसी प्रकार दाल रोटी का क्या हो जाएगा? दाल तो बना हुआ पकवान एक होता है तो वो हमेशा एक वचन में ही आएगा,
तो दाल तो एक वचन में ही रहेगा, लेकिन रोटी जो शब्द है इसका बहुवचन हो जाएगा, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? दाल और रोटियों का समाहार। तो इस प्रकार से हमें इन शब्दों का क्या करना है? समास विग्रह करना है। यहाँ पर शब्द वर्ग बोधक नहीं है, मगर फिर भी ये शब्द किसी एक का ही बोध नहीं करवाते हैं। अपने अंतर्गत जिस किसी भी संज्ञा का बोध करवाते हैं वो किसी एक संज्ञा का बोध नहीं करवाते हैं, बहुत सी संज्ञाओं का बोध करवाते हैं। तो ऐसे शब्द भी समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत ही प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, इसके साथ में कभी कभी क्या होता है कि दो से अधिक संज्ञाएं भी एक साथ प्रयुक्त हो जाती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया धर्मार्थ काम मोक्ष। अब आप इसमें देख सकते हैं एक साथ 4 संज्ञाएं प्रयुक्त हो गई। या कोई सत्व आ गया, सत्व तम रज, सत्व तम रज। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो भी सामान्यतः किसमें काउंट होता है? समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत ही काउंट होता है। मान लीजिए एक शब्द और आ गया वेद वेदांग। अब आप जानते हैं ना तो वेद एक है ना वेदों के अंग एक हैं। 4 वेद हैं, 6 वेदों के अंग है, तो इन सभी का ये सभी शब्द अपने में केवल एक का बोध नहीं करवाते हैं, एक से अधिक का बोध करवाते हैं। तो ऐसे शब्द भी समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आते हैं। यदि हम समास करते हैं धर्मार्थ काम मोक्ष, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाता है? आप इसका समास विग्रह देखिएगा। सामान्यतः मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि और तथा व एवं ऐसे जो अव्ययों का प्रयोग करना है, ये प्रयोग हमें केवल अंतिम शब्द से पहले करना है। इससे अधिक यदि ज़्यादा शब्दों के बीच में द्वंद्व समास हो रहा हो तो बाकी सभी शब्दों को हमें केवल कोमा से सेपरेट करना है, अल्प विराम से सेपरेट करना है, अलग करना है। जैसे कि धर्म, ये कोमा लगा दिया, अर्थ ये कोमा लगा दिया, काम तथा मोक्ष आदि। इसी प्रकार इसमें शब्द आ जाता है सत्व तम रज या सत्व रज तम। तो इसका क्या हो जाता है? सत्व या तम और रज आदि। इसी प्रकार वेद वेदांग आ गया, तो इसका भी समास विग्रह दोनों पद बहुवचन में हम करेंगे वेदों और वेदांगों का, वेदों और वेदांगों का समाहार। तो इस प्रकार से इसका समास विग्रह हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे और जो इसके द्वंद्व समास के भेद हैं। तो मित्रों अगला जो इसका भेद है वो तीसरा भेद हो जाता है। वैसे आपको यहाँ पर एक बता दूं कि जो ये समाहार द्वंद्व समास जो हमने पढ़ा है, इस समाहार द्वंद्व समास का भी एक और भेद होता है पृथक से, जिसको हम अलग से पढ़ लेते हैं। संख्या समाहार द्वंद्व। क्या पढ़ लेते हैं? संख्या समाहार द्वंद्व। संख्या समाहार द्वंद्व। तो कैसे उदाहरण होते हैं संख्या समाहार द्वंद्व समास के? आप जरा इन उदाहरणों पर भी एक बार नजरसानी कर लें। संख्या समाहार द्वंद्व के अंतर्गत 2 संख्याओं के योग से बनी हुई एक संख्या का बोध होता है, यानी एक ऐसी संख्या जिसमें 2 भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएं हैं वो संख्याएं साथ में जुड़ी हुई हो। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि 0 से 9 तक की कोई भी संख्या इसमें प्रयुक्त नहीं होती है, इसमें प्रयुक्त नहीं होती है। पहली बात तो ये कि 0 से लगा करके और 9 तक की कोई भी संख्या कभी भी संख्या समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि इन संख्याओं का कोई समास विग्रह नहीं होता है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा,
शून्य की पूर्णांक संख्या भी इसमें प्रयुक्त नहीं होती है। शून्य की पूर्णांक संख्या से तात्पर्य यूँ हो जाता है जैसे कि 10, 1 शून्य, शून्य से पूर्ण हो गई, 20, 30, यानी इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो संख्याएं कभी भी इस समास के अंतर्गत नहीं आएगी। आप लिख सकते हैं जैसे 10, 20, 30, 40 आगे इस प्रकार, इसी प्रकार से। या हम बात करें 100, 200 या इसी प्रकार से, या इसी प्रकार से 1000, 2000। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो संख्याएं कभी भी संख्या समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत नहीं आती हैं। और तीसरी एक प्रकार की और संख्या यानी कि उन उपसर्ग से जुड़ी हुई जो संख्या होती है वो संख्या भी इसमें प्रयुक्त नहीं होती है। उन या उन जिनका अर्थ क्या होता है, एक कम, उपसर्ग से युक्त संख्या भी इसमें किसमें, समाहार द्वंद्व समास में प्रयुक्त नहीं होती है, प्रयुक्त नहीं होती है। इसका तात्पर्य आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे कि शब्द हमने लिख दिया 19, या शब्द आ गया 29, या शब्द आ गया 39, 39। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं ये शब्द भी कभी इस समास के अंतर्गत नहीं आएंगे। 39, 49, 59, 69। तो इस प्रकार के शब्दों में संख्या समाहार द्वंद्व समास नहीं होता है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि यार 1 से लगाकर 9 तक की संख्या में नहीं होता है, 0 से समाप्त होने वाली किसी संख्या में नहीं होता है, एक कम यानी कि 19, 29, 39, 49, 59, 69 इस प्रकार की संख्याएं उनमें भी नहीं होता है। तो आखिर कहाँ होता है? तो मित्रों फिर भी ढेर सारे उदाहरण इसके लिए यहाँ पर रह जाते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है 11, यह शब्द आ गया 11। तो अब आप इसका समास वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि पीछे जो बताए गए नियम है उनके अनुसार जो 11 जो संज्ञा है ये ना तो 1 से 9 तक के बीच की संख्या है यानी 10 से आगे की संख्या है, ना ही 10, 20, 30 यानी 0 से पूर्ण होने वाली संख्या भी नहीं है, और ना ही 29 यानी कि 19 अगर होता तो उसका समास विग्रह नहीं होता। लेकिन 11 है तो इसका निश्चित रूप से यहाँ समास विग्रह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें उन उपसर्ग नहीं है। तो अब इसका समास विग्रह आप किस प्रकार से करेंगे? तो इसका समास विग्रह आप इस प्रकार से करेंगे। जैसे शब्द आपके पास में क्या है 11, तो आप इसका समास विग्रह करेंगे 1 और 10 का समाहार। इसी प्रकार से शब्द आ गया 12, जिसको आप क्या कह सकते हैं? 12 कह सकते हैं। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? 2 और 10 का समाहार। अब आप इस प्रकार से 18 तक की सारी संख्याओं का समाहार कर सकते हो, 10 के साथ में जो आगे दहाई संख्या लगी हुई है उसको जोड़ करके। और 19 का आप नहीं कर सकते, क्योंकि 19 में उन उपसर्ग आ गया, उसको छोड़ना पड़ेगा, वो अविभाव समास के अंतर्गत आने वाला है। 20 का भी नहीं होगा, क्योंकि 20 में 2 के बाद क्या आ गया? शून्य आ गया, तो ये शून्य की पूर्णांक संख्या हो गई, तो 20 का भी समास विग्रह इसके अंतर्गत नहीं होगा। तो अब आप कहाँ से शुरू करेंगे? वापस आप 21 से शुरू करेंगे। 21 से 28 के बीच तक की सारी संख्याएं ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 21, तत्सम रूप में 21 होता है, तद्भव रूप में क्या हो जाता है? 21। तो इसका समास विग्रह आप आराम से कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? 1 और 20 का समाहार। तो इसी प्रकार आप आगे आने वाली
जो सारी संख्याएं हैं उन सबका समास विग्रह कर सकते हैं। हम बात करें सैकड़ा की, तो जैसे मान लीजिए शब्द आ गया केवल 1000 अगर आ जाए 1000, तो आप 1000 का समास विग्रह नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 1000 में आप देख रहे हैं ये केवल 0 के साथ ही पूर्ण होने वाली संख्या हो जाती है। अगर मैं 1001 लिख दूं तो निश्चित रूप से अब ये समास विग्रह के योग्य हो जाती है। जैसे मैंने लिख दिया 1001, तो इसका समास विग्रह आप किस प्रकार से करेंगे? आप समास विग्रह करेंगे 1000 और 1 का समाहार। 1000 से प्लस जुड़ी हुई जो भी संख्या है वो साथ में बराबर रूप से जुड़ती रहेगी। 1000 और 1 का समाहार, इस प्रकार से ये हो जाता है। अब इसी प्रकार से हम और उदाहरणों की बात करें तो जैसे 1010 का समास विग्रह हो जाएगा। अब इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? 1000 और 10 का समाहार। अब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 1010 में भी तो शून्य आ गया, तो मित्रों ये केवल शून्य की पूर्णांक नहीं है। केवल शून्य की होती तो यहाँ पर भी 0 होता, केवल 100 होता। 1010 है तो यहाँ पर आगे ये दहाई संख्या आ गई है, तो अब ये समास विग्रह के योग्य हो जाती है। आप सैकड़ा की संख्या को अलग कर दो, दहाई की संख्या को अलग कर दो और का समाहार साथ में लगाते हुए पूरा समास विग्रह कर दो 1000 और 10 का समाहार। अगर 1011 भी होता तो उसका भी समास विग्रह 1000 और 11 का समाहार, इस प्रकार से करके हम कर देते। तो मित्रों आशा करता हूँ ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करने जा रहे हैं इसी समास का जो अगला भाग है, तीसरा भाग, इसको हमने क्या कहा है? इसको हमने तीसरे जो भेद है उसको हमने नाम दिया है विकल्प द्वंद्व समास। कौन सा समास कहा है? विकल्प द्वंद्व समास। अब विकल्प द्वंद्व समास किसे कहते हैं आप इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। निश्चित रूप से ये चीज़ आपके लिए बहुत ही परीक्षा में काम आने वाली है, इसके बारे में भी आप समझिएगा। मित्रों सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो परिभाषा आप इसकी भी लिख सकते हैं, जहां दोनों पद प्रधान हो, और दोनों पद प्रधान होना किसका सामान्य लक्षण है? द्वंद्व समास का सामान्य लक्षण है। तो दोनों पद इसके प्रधान होंगे, तो जहां दोनों पद प्रधान हो, स्वतंत्र अर्थ हो, सह अस्तित्व स्वतंत्र अर्थ हो, समान वचन भी हो, समान वचन भी हो, किंतु सह अस्तित्व न हो। क्या नहीं होना चाहिए इनके मध्य में? सह अस्तित्व नहीं होना चाहिए, किंतु सह अस्तित्व न हो। वहाँ समास कौन सा होता है? वहाँ विकल्प द्वंद्व समास होता है। कौन सा द्वंद्व समास होता है? विकल्प द्वंद्व समास होता है। तो इस प्रकार से ये विकल्प द्वंद्व समास की परिभाषा हो जाती है। यदि आप यहाँ पर भी चाहें तो नोट के रूप में आप साथ में लगा सकते हैं। आप साथ में एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, और वो चीज़ क्या है कि सभी विलोम शब्दों में विकल्प द्वंद्व समास होता है। विकल्प द्वंद्व समास किस में आता है? विकल्प द्वंद्व समास में किस प्रकार के शब्द आते हैं? तो मित्रों सभी विलोम शब्द आते हैं। आप लिख लीजिएगा, सभी विलोम शब्दों में विकल्प द्वंद्व समास होता है। अब आप यहाँ पर किस पे ध्यान दोगे? विलोम शब्दों पर ध्यान दोगे, और विलोम शब्दों पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर दो शब्दों के बीच में विकल्प के रूप में या अथवा का प्रयोग हो जाता है। दो पदों के बीच में प्रयोग किसका करना है? या फिर अथवा। तो या अथवा का यहाँ आपको प्रयोग कर देना है। हम बात करते हैं इनके उदाहरणों के। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है सुख दुख। मैंने यहाँ शब्द क्या लिख दिया है? सुख दुख। सुख दुख।
तो जब आप इन शब्दों का समास विग्रह करोगे तो सामान्य रूप से यदि भेदों के बारे में अगर कोई सवाल नहीं किया गया हो तो हम और शब्द लगा करके इनका समास विग्रह कर सकते हैं, लेकिन जब बात भेदों के अनुसार पूछी गई हो तो मित्रों वहाँ पर भेदों के अनुसार इनके अंतर्गत जो लगने वाले अव्यय पद होते हैं हमें वही लगाने पड़ेंगे। तो सुख दुख का समास विग्रह क्या हो जाएगा? इसका समास विग्रह हो जाएगा सुख या दुख। समास विग्रह क्या हो जाएगा? सुख या दुख। इसी प्रकार से हम बहुत से और शब्द लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने और शब्द लिख दिया है हानि लाभ, पाप पुण्य, दिन रात, मित्र शत्रु, मित्र शत्रु, और शब्द हो जाएगा चराचर। तो इस प्रकार के ये कुछ शब्द हो जाते हैं। शुभाशुभ भी हो जाएगा। अब आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह नहीं लगा है, तो बेटा योजक चिन्ह नहीं लगेगा, यहाँ दो शब्दों के बीच में संधि हो गई है। आप देखते हैं तो यहाँ जो शब्द होता है वो पहला शब्द क्या हो जाता है? जैसे हम शुभाशुभ की बात करें तो इसमें पहला शब्द क्या है? शुभ, और दूसरा शब्द क्या है? अशुभ। यदि यहाँ पर आप देखते हो तो पहले पद के अंतिम स्वर अ और दूसरे पद का प्रथम स्वर अ के मध्य जो स्थिति बनती है वह आपने पहले संधि अध्याय में निश्चित रूप से पढ़ लिया है। कौन सी स्थिति बनती है? दीर्घ संधि की स्थिति बनती है। तो दीर्घ संधि यहाँ पर इन शब्दों के बीच में हो सकती है, समास में संधि प्रयुक्त होती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसलिए इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो सामान्यतः आ जाते हैं जिनमें योजक चिन्ह नहीं भी होता है। तो जहाँ संधि होती है वहाँ योजक चिन्ह का कोई कार्य नहीं होता है। हम बात करते हैं समास विग्रह की। शब्द आ गया हानि लाभ, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? हानि या लाभ। इसी प्रकार से शब्द आ गया पाप पुण्य, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? पाप या पुण्य। इसी प्रकार से शब्द आ गया है दिन रात, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? दिन या रात। तो आप देख रहे हैं ये सभी के सभी शब्द क्या हैं? विलोम शब्द हैं। किस प्रकार के शब्द हैं? विलोम शब्द हैं। मित्र शत्रु का भी क्या हो जाएगा? मित्र या शत्रु। चराचर का क्या हो जाएगा? चर या अचर। और इसी प्रकार शुभाशुभ का क्या हो जाएगा? शुभ या अशुभ। तो इस प्रकार से ये समास हो जाता है विकल्प द्वंद्व समास। आशा करता हूँ ये भी आपके समझ में आ गया होगा मित्रों। लेकिन अभी द्वंद्व समास समाप्त नहीं हुआ है। द्वंद्व समास का एक और छोटा सा भेद अभी बचा हुआ है, जो इस विकल्प द्वंद्व समास का ही एक छोटा सा पार्ट कहा जा सकता है, और वो है संख्या विकल्प द्वंद्व। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि हर प्रकार के जो परीक्षा में आने वाले शब्द हैं वो उन शब्दों से मैं आपका परिचय करवा रहा हूं। तो मित्रों, मैं अपना वादा निभा रहा हूं। आप अपने कर्तव्य को निभाएं और पढ़ते रहें, लिखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। और फिर भी कोई समस्या हो जाए तो मित्रों पूछने से बिल्कुल ना घबराएं, हम आपके साथ खड़े हैं। अगला जो विकल्प हो जाता है वो हो जाता है संख्या विकल्प द्वंद्व समास। अब ये संख्या विकल्प द्वंद्व समास के उदाहरण कैसे हो जाते हैं? आप तो ये भी सोच सकते हैं कि संख्या शब्दों का प्रयोग तो हमने द्विगु समास में कर लिया है। तो बिल्कुल कर लिया है। वहाँ पर जो हमारा योग था वो योग था संख्या प्लस संज्ञा का योग किया था हमने द्विगु समास में। यहाँ पर हम जो योग करेंगे वो संख्या के बाद में संख्या ही होगी। संख्या के बाद में क्या होगी? संख्या ही होगी। तो जहाँ संख्या के बाद में संख्या शब्द आ जाए तो वहाँ पर विकल्प द्वंद्व समास हो जाता है। कैसे हो जाता है ये अभी आप उदाहरणों के जरिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्पष्ट रूप से और समझ लेंगे मित्रों। जैसे मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है 1 2, या मैंने शब्द लिख दिया है 2 4, या मैंने शब्द लिख दिया है 5 7। शब्द मैंने क्या लिख दिया है? 5 7। या शब्द लिख दिया मैंने 8 10।
शब्द लिख दिया 10 12। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, मैंने 100 150 भी लिख दिया। सौ 150, तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, आप देखते हैं यहाँ पर कि पहला शब्द भी संख्या है, दूसरा शब्द भी संख्या है, और इस प्रकार से योजक चिन्ह से जुड़ी हुई दो संख्याएं आ जाती है, तो हमेशा वहाँ पर समास कौन सा होता है? संख्या विकल्प द्वंद्व समास होता है। ध्यान रखना कि दोनों अलग अलग संख्याएं होनी चाहिए। दोनों संख्या यदि एक ही हो जाए, जैसे मैंने 1 2 लिखा है, यदि दोनों शब्द 1 1 हो गया तो फिर ये शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत चला जाएगा, फिर ये अव्यय बन जाता है, फिर इसमें अव्ययी भाव समास हो जाता है, फिर इसमें संख्या विकल्प द्वंद्व समास नहीं होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना मित्रों। ये छोटी छोटी बातें YouTube के जितने भी चैनल बने हुए हैं, आप सब चैनल को खंगाल लीजिएगा। इन छोटी छोटी बातों के बारे में आपको कहीं पर भी कोई विस्तार से जानकारी नहीं मिलेगी। उतना ही पढ़ाते हैं जितना किताबों में लिखा हुआ है या जितना आप खुद को आता भी है। नया आपको केवल और केवल यहीं पर मिल सकता है, इसी क्लास में मिल सकता है। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिएगा। तो 1 और 1 में संख्या विकल्प द्वंद्व समास नहीं करना है, मगर 1 2 अगर लिखा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा समास विग्रह। इसका क्या हो जाएगा मित्रों? इसका समास विग्रह हो जाएगा 1 या 2, 1 या 2। इसी प्रकार से शब्द आ गया 2 4, तो 2 4 का समास विग्रह आप क्या कर दोगे? आप कर दोगे 2 या 4। अब इसी प्रकार से 5 7 आ गया है तो क्या हो जाएगा? 5 या 7। 8 10 का क्या हो जाएगा? 8 या 10। इसी प्रकार से 10 12 का क्या हो जाएगा? 10 या 12। अब वह 10 12 रोटी खा जाता है तो पहले 10 खा के उसके बाद में 12 नहीं खाता है। 10 या 12 के बीच की कोई डिजिट यानी कम से कम ये और ज़्यादा से ज़्यादा ये, तो इस प्रकार से ये संख्याएं होती है एक दूसरे के विकल्प में। 100 150 का क्या हो जाएगा? 100 या 150। हम 100 या 150 भी लिख सकते हैं, 100 या 150। तो इस प्रकार से ये उदाहरण होते हैं संख्या विकल्प द्वंद्व समास के। तो मित्रों, आज की इस क्लास में हमने द्वंद्व समास पर चर्चा की है। निश्चित रूप से मैं ये विश्वास कर सकता हूँ, आशा कर सकता हूँ आपसे कि ये आपके समझ में आया होगा, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो आज आपने समय दे करके ये पढ़ा है, ये आपके परीक्षा के लिए लिहाज से बहुत ही उपयोगी हो और आपकी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने वाला हो। इसी के साथ मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।